मैं रोज़ाना अपने शौहर के खाने में ज़हरीली दवा मिलाती थी ताकि मेरा शौहर बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक से शादी कर लूं। एक दिन मेरे शौहर को खून की उल्टी लगी और वो मर गया। शौहर के मरने के बाद झूठ मूठ कर रोई और फिर दूसरी शादी अपने पसंद के लड़के से करने का सोचा कि अचानक मेरी भी तबीयत खराब हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो बताया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद। मेरा नाम शासिया है, मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी इनकी मोहब्बत पर खूब फख्र किया करती थी कि मुझे इस दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत ही काफी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरी पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त, जिसका नाम अरूबा था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि इनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत है जो औरत की जिंदगी को पूरा कर देती है, इसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। अरूबा की बात सुनकर बहुत देर तक मैं हंसती रही और इससे मेरा हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा कि ये देखो, ये मोबाइल, ये चूड़ियां और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे आशिक ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली की इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर हैरान रह गई। मैं वो चीजें बड़े ही शौक से देखे जा रही थी। इसकी चीजें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वो भला मामूली सी शक्ल व सूरत की लड़की थी और इसके पास इतनी कीमती चीजें थी, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा होने के साथ साथ अब जलन भी हो रही थी। मैं इसकी कीमती चीजें देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं दोपहर के वक्त कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझसे आ टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई और इसे घूरते हुए मैं इसके पास से गुजर कर जाने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। इसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में इसे देखा था। फिर वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहां चुपचाप बेहरकत खड़ी हुई थी। उस बेध्यानी का फायदा उठाकर उसने मेरे बैग में कागज का टुकड़ा डाल दिया, वहां से चला गया। इसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपनी दोस्त अरूबा की बातें, उसके हाथ में मौजूद इतने गिफ्ट्स घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब से हो रही थी। ये जज्बात मेरे लिए ना सिर्फ अजीबो गरीब थे, बल्कि अब मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रहे थे। मैं काफी देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए हुए नंबर पर कॉल मिला दी और वो तो जैसे मेरी ही कॉल के इंतजार में था। मेरी कॉल करने पर उसने फौरन कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम अब्बास था और फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। वो मुझे मेरी दोस्त अरूबा की तरह कीमती गिफ्ट्स दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता था। मैं खुद को इससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उससे। मेरी दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज्यादा देर तक इनकी निगाह का सामना नहीं कर पाती थी। तब मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अब इसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वो मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे अकेले में मिल पाती। एक दिन इसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है तो मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन अपने दिल को समझा लिया। मैंने अम्मी से बहाना कर दिया कि मैं रूबा के घर जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं इसके घर पहुंची थी तो इसके घर में कोई नहीं था। ये लोग काफी पैसे वाले थे। घर को देखकर ही पता लग रहा था। वो मुझे अपने कमरे में लेके आ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता। अभी हम बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब्बास मेरे करीब आने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके इतने ज्यादा करीब होने पर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं इससे दूर होने लगी। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। इसने खींच कर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, अब्बास ये क्या कर रहे हैं? और इसकी आंखें मदहोश हो जा रही थी। मदहोशी में ही वो कहने लगा, शासिया इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसने मेरे होंठों पर अपने हाथ रख दिए। मेरा पूरा बदन धक उठा और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। अब्बास ये सब गलत है। मेरा दिल, मेरा दिमाग मुझे समझा
समझा रहा था कि ये सब कुछ गलत है। तभी बाहर से अब्बास के माँ बाप की आवाज आई। वो शायद वापस आ चुके थे और अब्बास को आवाज लगा रहे थे। अब्बास ने जल्दी से घबराहट में ही मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि अब्बास के माँ बाप अब्बास को लेकर अपने कमरे में चले गए थे, तो मैं भी जल्दी से मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैंने खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं अब्बास की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी इन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी चाहने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया। मेरा होने वाला शौहर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। वो मुझसे उम्र में लगभग 9 साल बड़ा होगा, मगर इसकी शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो मेरे जोड़ का बिल्कुल नहीं था। वो ना सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था बल्कि शक्ल व सूरत भी इसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने अचानक तय हुए रिश्ते का पता चला तो मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया। इस पर मेरी माँ ने खूब खड़ी खोटी सुनाई थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से भी सारे ताल्लुक खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने शौहर के घर आ गई। इसका घर काफी बड़ा था। इसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक से बिछड़ने के सदमे में ही थी। मेरा शौहर मुझ जैसी हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वो मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने शौहर की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर वक्त इसकी कोशिशें नाकाम बनाती रहती और अपने कमरे में कैद हो जाती। मगर इन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा शौहर जो मुझसे उम्र में बड़ा था वो गुस्से में काफी तेज था। कोई भी चीज इसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने शौहर के गुस्से से बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती। काश वो मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफी अच्छी औरत थी। वो मुझे अपने शौहर के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वो अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझसे माफी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, इनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने शौहर का गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने शौहर की खिदमत में ऐसे लग जाती कि जैसे कि हमारे बीच कोई करवाहट ही नहीं रही थी। लेकिन अब मैं अपने शौहर की नादाद से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है, और कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी मेरा शौहर गुस्से में घर आया। मैं इसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन के काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फजूल के काम निपटाता देखकर मेरे शौहर का पारा और भी हाई हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे घूरती हुई नजरों से देखते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी का ही पूछ लो। मैं कांपते हुए अपने शौहर की तरफ देखने लगी, फिर इससे कपकपाते लफ्जों में कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म चाय मैं अपने शौहर के सामने रखने लगी, वो गुस्से से मुझे घूरने लगा और फिर एक घूंट चाय भरकर अब इसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे शौहर की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी और अपने हाथ की चलन को अपने अंदर उतारने लगी। मेरे पीछे ही पीछे मेरा शौहर भी उठकर चला आया था। वो शायद मुझे खाने के लिए कहने आया था कि तभी अचानक मेरे शौहर की नजर मेरे जले हुए हाथ पर गई तो वो सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे इसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी शादी को 7 महीने गुजर चुके थे। मैं अपने शौहर के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से इजाजत ली और अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी मैं अपने ससुराल से मायके आती तब मेरे शौहर भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरा इरादा कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने का था। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी थी। इनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर जब रात
रात के वक्त घर की छत पर चली आई तो अचानक ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। अपने शौहर के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड अब्बास की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। सोचते हुए न जाने कितनी रात हो चुकी थी, तभी मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा कि वो लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटे इसकी याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया जिसे देखकर मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि तभी मुझे 3 घरों की छत के बाद उसकी छत नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से ताल्लुक था ये वही लड़का अब्बास था। ये मेरे सामने था, मैं इसे पहचान गई थी। काफी दिनों के बाद इसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। इसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से मेल जोल हो चुका था। वो मुझसे शिकायत करता रहता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। इसके सवाल पर मैंने इसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो गया था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया है। इससे मेरी बात का यकीन आ गया था, तभी इसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। हम दोनों कई कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपनी घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपनी शादी के बाद से बहुत चुप चुप होकर रह गई थी, मुझे दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। और एक दिन मेरी माँ का मूड मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं जो अपने आशिक से छुप छुप कर बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बारे में शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने शौहर को पूरी तरह भुला बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने शौहर की याद आई, जिसे सोचकर ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के जोर जबरदस्ती करने पर बहुत बेदिली से अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक के लिए तड़पता रहता। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे इसके फोन आने लगे थे। कभी कभी तो वो मुझे मेरे शौहर के सामने कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा शौहर मुझे शक भरी निगाहों से देखता। मैं अपने शौहर से डर कर अपने आशिक से कहती कि तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल कर दिया करता। उस रात मेरा शौहर जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे शौहर ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल है। मैंने डरते डरते कहा कि मेरी माँ की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी निगाहों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त लफ्जों में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरा सख्ती से बात करना शायद उसे पसंद नहीं आया था और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अपने शौहर को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगा। इसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा शौहर गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी ये हरकतें मेरे शौहर तक पहुंच जाती तो वो शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन रात के डर साए में गुजरने लगे कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा या मेरी जान ही ले लेगा। मुझे मेरे आशिक की कॉल लगातार आती रहती थी और मुझे अपने शौहर से छुटकारा पाने के वो अलग अलग मंसूबे बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने आशिक के बताए हुए मंसूबे पर काम करूं और अपने शौहर से छुटकारा पा लूं, और फिर कभी कभी सोचती कि ये सब गलत है और इसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक मेरे ससुराल आ पहुंचा। इसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं इसकी धमकी से डर गई थी, इसलिए मैं इसे मिलने चली गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर आज वो मुस्कुराने लगा। मैं इसके मुस्कुराने पर परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और मैं उसको देखने लगी। तभी वो मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने शौहर को खिला देना। वो पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें कर सकते हैं। तुम्हारे शौहर को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वो दवा लेकर घर आ गई और फिर इसकी बात मानते हुए इस दवा की थोड़ी सी चुटकी अपने शौहर के खाने में मिलाने लगी और हर रोज दवा मिला हुआ खाना अपने शौहर को खिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये जहरीली दवा है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर को मौत की घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा शौहर अब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे। मेरा शौहर अब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जिस पर मेरी सास बहुत ही फिक्र में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने शौहर को देखा करती कि कहीं मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद ही अचानक मेरे शौहर की मौत हो गई और मेरे घर में कराह मिच गया था। मेरे शौहर की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था,
मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने शौहर को दवाई दे रही थी वो दरअसल इसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे ये भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ उतर चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे शौहर को मरे हुए 5 महीने गुजर चुके थे और मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई इतराज नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय किया था और इनके इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरी रंगत बदलती जा रही थी और मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं अस्पताल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं हामला थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर का दोस्त था। मैं इसे अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरी शादी में भी आया था और कई बार मेरे शौहर के साथ भी घर आया था। मैं इसकी नजरें खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे लफ्जों में ये खबर सुनाई थी। मैं जो जिंदगी का दूसरा सफर तय करने जा रही थी, ये खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे शौहर का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फौरन गर्दन ना में हिलाई। फिर वो मुझसे कुछ कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। इसके इतने यकीन से कहने पर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब मैंने घबरा कर पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। तो वो मुझसे कहने लगा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने इसका चेकअप किया था और इसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दी जा रही है, जिसका असर सीधे तुम्हारे जिस्म पर हो रहा है। किसी दिन अचानक ही तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया था, मगर जब दूसरी बार वो मेरे पास आया तो इसकी हालत बहुत खराब थी। अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर मैंने पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रही है? तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे जहर दिया जा रहा है और वो देने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे साथ प्यार में मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? उसने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसे ये सब देखकर बुरी तरह से दिमागी धचका लगा था। तब उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। अपने किए पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे शौहर का दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सिलाखों के पीछे होती है। मैं इसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे जेल में मत भेजो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं जेल भिजवाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मुझे इसकी शर्त आसान लगी, तब मैंने झट से हाँ कह दी। अपने माँ बाप को भी इसके लिए राजी कर लिया। फिर कुछ ही दिन बाद मैं इसकी बीवी बनकर इसके घर चली आई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि इस इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वो मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर इसके घर को संभालती थी। मुझसे कहीं गलती हो जाती तो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर ना रखता था। मेरे पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। एक दिन मैं घर का काम निपटा कर अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे कि तभी रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझसे आ टकराया। मुझे देखकर वो गुस्से के मारे मेरे ऊपर चीखने लगा। मैं जो अपनी जिंदगी इसके कहने पर अजाब बना चुकी थी, मैंने उससे नफरत से देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियां देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। ना मैं पहले तुम्हारी मोहब्बत में मरा चाह रहा था और ना अब मरा चाह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। इस शैतान की ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धचका लग चुका था। जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर मैं वहां से आई। मेरे दूसरे शौहर ने अब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और वो इसके साथ बहुत खुश है। इसने तो मेरी नुकरानी से भी बढ़कर बुरी हालत कर दी थी। वो कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे जान से प्यारे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी इसी तरह तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपने दोस्त का बदला लूंगा। जिंदगी में बस अब एक ही खुशी नजर आती है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो इसके सहारे जिंदा रह लूंगी। लेकिन खुदा ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुख ही दिए। जब मेरी डिलीवरी का वक्त हुआ तो मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उस वक्त बहुत ही
पूरी बलक रही थी। खुदा ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और ये शायद मेरे ही गुनाहों की सजा थी। मैंने अपने इतने प्यार करने वाले शौहर को खुद अपने हाथों से खो दिया था और मेरा बच्चा खुदा ने छीन लिया। मेरी जिंदगी में कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगा है कि मैंने एक खूबसूरत रिश्ते को गैर मर्द के बहकावे में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। काश मैं अपने शौहर को इज्जत देती, इसकी मोहब्बत को समझती तो मेरा घर आज बर्बाद न होता। कभी कभी अच्छी चीज खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें। क्या शाज़िया को सजा मिलनी चाहिए? क्या शाज़िया माफी के लायक है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।